आज जब ये लॉकडाउन का स्टेज चल रहा है और लोग घरों के अंदर बंद हैं, तो ऐसे समय में मैं जो विषय लेकर के आप लोगों के पास आया हूँ, वह है LKK। लोग क्या कहेंगे और हमारा पलायन। अपने जन्म भूमि से नए LKK लोग क्या कहेंगे और हमारा पलायन अपने जन्मभूमि से नए कर्मभूमि की ओर। इसके पहले कि मैं इस टॉपिक पे आऊं, मैं आप लोग को एक बताना चाहता हूँ, एक कहानी समझाना चाहता हूँ कि आज से करीब 10 साल पहले मेरा एक प्रोग्राम चल रहा था। 700-800 लोगों की भीड़ थी। जब मेरा स्पीच खत्म हुआ तो एक सरदार जी थे जो बैठे हुए थे वहाँ पे। वहाँ से आते हैं और कहते हैं कि संजीव, एक काम करो कि तुम मेरे साथ ब्रिटेन चलोगे क्या? हम लोग ब्रिटेन जाएंगे, फिर कनाडा जाएंगे, 15 दिन का टूर होगा, फिर मैं वापस लाके तुम्हें छोड़ दूंगा और फिर 2 महीने तुम रेस्ट करना, फिर से वापस जाएंगे। मैं बोला, भाई मैं तो ठहरा शुद्ध देसी आदमी, मैं ब्रिटेन और कनाडा में जाके क्या करूंगा? दूसरा, मेरे मैक्सिमम स्पीच जो होते हैं वो हिंदी में होते हैं। अगर मैं हिंदी में स्पीच दे रहा हूं तो कनाडा और ब्रिटेन में मेरा कौन सुनेगा? तो उन्होंने एक बहुत अच्छा तर्क दिया कि ब्रिटेन में ज्यादातर लोग जो गए हैं, माइग्रेट किए हैं, वो एशियन मूल के लोग हैं, चाहे वो इंडिया के हों, पाकिस्तान के हों या बांग्लादेश के हों। और जब ब्रिटेन में वो रहना शुरू कर दिए, धीरे धीरे काफी लंबा समय निकल गया, उसके बावजूद भी आज के डेट में जो ब्रिटिश लोग हैं वह यह मानने को तैयार नहीं है कि यह आदमी जो पिछले 50 साल से अपने परिवार के साथ में यहाँ पे रह रहा है, यह अब ब्रिटिश बन चुका है। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब वही आदमी ब्रिटेन से बाहर निकल करके अपने वापस से गांव में आता है, तो उसके गांव वाले यह मानने को तैयार नहीं है कि हमारा आदमी है। वो तो कहते हैं कि अरे तो 50 साल पहले निकल चुका है, इसका कुछ यहाँ बचा नहीं, धरोहर खत्म हो चुकी है, इसका कोई बेस है नहीं। अब इस आदमी की जो जिंदगी हो चुकी है एक फुटबॉल की तरह हो चुकी है कि न ही वो ब्रिटिश पोस्ट में है, न ही वो अपने गांव के पोस्ट में है, दोनों के बीच में खेल रहा है। और जिसको जितना टाइम मिलता है वो उतना अच्छा से उसके साथ खेलता है। तो अपनी जिंदगी जो है बहुत कुछ ऐसी ही होते जा रही है। एक जमाने में अगर देखा जाए तो हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, एक अच्छे खासे खेत के मालिक हुआ करते थे, अच्छी खासी खेती हुआ करती थी उनकी। उस खेत में अगर आप देखोगे, कल ही मेरी ये बात मेरे एक रिलेटिव से हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि 1 कट्ठा जमीन, दैट मीन्स समवेयर अराउंड 2000 स्क्वायर फीट लैंड में हम लोग 30 kg मकई की खेती करते थे। आज समय बदल गया है, हाइब्रिड सीड आने शुरू हो गए हैं और सेम एरिया में आज की डेट में यह 30 kg बढ़ करके 100 kg हो गया है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे 30 साल, ये 30 साल के बीच का अंतर मैं बता रहा हूं, तो 30 साल के अंदर में जो खेती 1 कट्ठे में हमें मिल रही थी, आज उसका लगभग 3.25 टाइम्स ज्यादा उपज मिल रही है। रेट भी बढ़ गए हैं। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो मेरे दादा के समय में मेरे दरवाजे के ऊपर में कम से कम 20 दिन तक 10 बैल दौनी करते थे और फसल को तैयार किया जाता था। आज जब फसल 3.25 टाइम्स ज्यादा हो गया है, तो आज आप देखेंगे कि मेरे दरवाजे पे यह काम 2 दिन में खत्म हो जा रहा है। मतलब क्या हो गया कि एक तरफ यील्ड बढ़ते जा रहा है, लेकिन चूंकि हम यह सोचते हैं कि अरे अब तो हम पढ़ लिख लिए हैं, मेरे दादा जो थे पढ़े लिखे नहीं थे,
वो खेत में जाते थे, चलता था, उनका समाज था, उनके ही ऐसे सब लोग गांव में थे जो लगभग उन्हीं की तरह कम पढ़े लिखे लोग थे। आज तो मेरे माँ बाप ने मेरे को बहुत मेहनत करके बहुत पढ़ा दिया है, मैं गांव से बाहर निकल चुका हूँ। अगर मैं गांव में रहूं जैसा मेरे दादा कहते थे या मेरे पापा कहते हैं और मैं इस खेत में काम करने के लिए जाऊं, तो लोग क्या कहेंगे कि अरे उसका बेटा इंजीनियरिंग पास करके एमएससी करके गांव में खेती कराता है, एक मजदूर बन चुका है। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस एल्ड को छोड़ करके हम लोग शहर की ओर पलायन करते हैं, जहाँ पे हमारी जिंदगी शुरू होती है 10,000 से लेकर के 20,000 रुपए की सैलरी में। आज के डेट में अगर मैं बात करूं एक मजदूर की जो खेत में काम करता है, तो 300 रुपये डेली का कम से कम लेता है। 300 इंटू 30, 9,000 रुपये प्लस खाना प्लस बाकी सुविधा। मतलब कि इसके टोटल कमाई को देखा जाए तो कम से कम बिना पढ़ा लिखा हुआ आदमी जो कभी गलती से स्कूल नहीं गया, ये महीने का 15,000 रुपये कमाता है, अपने घर में रहता है, बीवी खाना बना करके खिलाती है, और इसका मैक्सिमम खर्चा जो गांव में है वो 2,000 रुपये महीने का है, 13,000 रुपये महीने में बचा रहा है। और इसलिए अगर आप देखेंगे तो यह जो मजदूर वर्ग है वो हर साल अपनी संपत्ति में 1 से 2 कट्ठा जमीन जोड़ता हुआ जा रहा है। हम क्या करते हैं कि अच्छी पढ़ाई करने के बाद में शहर में आते हैं और 15 से 20,000 की सैलरी पे भी अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हम तो ठहरे बड़े घर के लड़के, तो रहने के लिए हम स्लम में नहीं रहेंगे, हमको फ्लैट चाहिए या हम लोग एक ऐसे जगह की खोज करेंगे जहाँ पे 2 लड़के पहले से रहते हो, हम साथ में चले जाएंगे और हमारा खर्चा आएगा रहने का 5,000 रुपये, खाना 5,000 रुपये, एक आदमी का मैं बता रहा हूँ, तो 10,000 रुपये तो इसी में चले गए। कपड़े पे 2,000 रुपये, 12,000 रुपये, मूवी फ्रेंड्स 2,000 रुपये, 14,000 रुपये। महीने की 20 तारीख को हमारा बैंक बैलेंस कितना रहेगा? 0 रुपये। अब आप मुझे ये बताओ कि एक पढ़ा लिखा इंसान जो माइग्रेट करके अपने जन्मभूमि से निकल करके एक नए कर्म भूमि की ओर आया हुआ है, वह ज्यादा सुखी है या एक किसान, एक लेबर जो गांव में काम करता है, रोज का 300-400 रुपए की पगार है, 5 घंटे वो काम करता है और उसके बाद में अगर आप उसका इनकम देखोगे तो महीने के अंत में उसके पास 10 से 12,000 रुपए जमा होते हैं। इतना ही नहीं, इसके रिश्तेदार में नजदीक का रिश्तेदार, दूर का रिश्तेदार या गांव वाले, किसी के घर में कुछ भी होता है तो ये पहला इंसान होता है जो सबसे पहले खड़ा होता है। तो इसके लिए अगर इसको भी कुछ होता है तो 50 आदमी की फौज उसके पीछे खड़ी रहती है। जबकि हमारी स्थिति ये होती है कि चूंकि हमारे पास 12 घंटे से कम का काम होता नहीं है, हम अपने आसपास को जानते नहीं हैं, जब हम घर जाते हैं तो हमारे पास इतना भी समय नहीं होता है कि हम रिश्तेदारों के पास जाएं, और अगर हम जाने को तैयार भी होते हैं तो अंदर से दिल कहता है कि पूछ दिया कि इतना कमाते हो तो हम क्या बोलेंगे। हम यह भी नहीं कह सकते कि हम 15,000 कमाते हैं और सामने वाला सोच के बैठा है कि अरे ये तो बंबई में रहता है, 50,000 1 लाख से कम क्या कमाता होगा, तो उसके लिए तो मैं लाखपति आदमी हूँ और मेरे जेब में उतने पैसे है नहीं कि जाके मैं उसको देने को जाऊँ। तो मेरी हालत क्या हो गई? वापस वही जो मैंने आपको ब्रिटेन या कनाडा की कहानी सुनाई थी कि हम फुटबॉल बन गए, ना हमको गांव वाले एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, ना हम जहाँ पे हैं वहाँ की पब्लिक एक्सेप्ट करने को तैयार है, और फाइनली हम एक प्रवासी मजदूर बन जाते हैं। कुछ भी होगा तो पहले आपको भागने का है, पहले आपको भगाने का है, सुविधा आपको 0 दी जाएगी और काम आपसे पूरा लिया जाएगा। किसी भी राज्य का अगर आप ग्रोथ देखते हो तो उसके जीडीपी में सबसे ज्यादा जो रोल होती है, अहम भूमिका होती है, वो एक प्रवासी मजदूर की होती है। लेकिन सबसे खराब हालत जो कहीं पे होती है अगर, तो वह एक प्रवासी मजदूर की होती है, क्योंकि ना उनके जेब में पैसे होते हैं, दिमाग बहुत ऊपर होता है
और चूंकि एक बार वो घर छोड़ चुके हैं तो उनको वापस से सेटल करने की कैपेसिटी भी नहीं होती है, कैपेबिलिटी भी नहीं होती है, बिकॉज उनको वापस से वही दिमाग में आता है कि अरे यार अगर ऐसा मैंने किया तो लोग क्या कहेंगे। और जब तक इस लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम से हम बाहर नहीं निकलते हैं, तब तक न हमारा कल्याण हो सकता है, न परिवार का कल्याण हो सकता है। आज आपको अगर यह लगता है कि आप ज्यादा पढ़ लिखे हुए हैं, आपके दादा जब खेती करते थे तो एक कट्ठे के अंदर में 30 किलो मक्की निकाला करते थे। आज के दिन में तुलसी है, एलोवेरा है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जो बेसिकली नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेद में काम आते हैं। आप इनकी खेती साथ में कीजिए, वेजिटेबल्स की खेती कीजिए, फ्रूट्स की खेती कीजिए। मेरे बॉम्बे में एक दोस्त हैं, मेरी उनसे कुछ दिन पहले बात हो रही थी, अच्छे खासे कर रहे थे बॉम्बे में। मैंने पूछा कि भाई आजकल दिखाई नहीं पड़ते हो, कहाँ चले गए? तो उन्होंने बोला कि भाई बॉम्बे में जो पैसे हम कमा रहे थे उसमें मगजमारी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, जितनी कमाई नहीं थी उससे ज़्यादा टेंशन हुआ करता था। तो इसके लिए मैंने अपने बिजनेस को यहाँ पे स्टॉप किया और स्टॉप करके मैं अपने गांव में शिफ्ट कर गया हूँ। मैंने पूछा गांव में क्या करोगे? तो बड़ा अच्छा उन्होंने समझाया कि गांव में मैंने एक अनउपजाऊ जमीन के ऊपर में शेड बना करके 40 गाय को पाला है। इसका दूध, गोबर, यूरिन, ये सारे चीज मेरे सेल हो जाते हैं। इसके अलावा जो गाय का गोबर जो है, इसको मैं अपने खेत में भी कंपोस्ट में यूज करता हूँ। कंपोस्ट में आप करते क्या हो खेत में? बोले चूंकि जमीन कम उपजाऊ है तो यहाँ पे हमने पपैये का पेड़ डाल दिया है, और इस पेड़ के बीच में अनार का पेड़ लगा दिया। पपैया 2 साल तक चलता है और अनार सीजनल होता है। तो इस तरह से जो फ्रूट आता है प्लस गाय की कमाई होती है, ये दोनों को जोड़ लिया जाए तो मैं आज 1 एकड़ जमीन पे बैठ करके ईयरली कम से कम 1 CR कमाता हूँ। मेरा कहना यह है कि अगर मुझे यह कैलकुलेशन 50 साल काम करने के बाद, 40 साल काम करने के बाद समझ में आती है, अगर मैं एजुकेटेड हूँ, मैं बड़े से बड़े कंपनी को चला सकता हूँ, मैं अपने घर छोड़ करके बाहर क्यों रहूँ? फिर अगर यही दिमाग में अपने घर में लगाऊं, मैं अपने लोगों पे लगाऊं, मैं अपनी तरक्की में लगाऊं, तो मेरे पापा, मेरे दादा ये एम्प्लॉयर थे, ये एंटरप्रेन्योर थे। इनके नीचे में 10 लेबर डेली सुबह काम करने जाया करते थे। आज मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद लेबर बन चुका हूँ। मैं डेली 10 लोगों को रिपोर्ट करता हूँ। ये मेरा ग्रोथ नहीं, ये मेरा डी ग्रोथ है, अगर मैं अपने बिना पढ़े लिखे दादा या कम पढ़े लिखे पापा से कंपेयर करूँ तो इसके लिए मेरा कहना ये है कि सबसे पहले आप अपनी ज़मीन को देखें, आप अपनी मजबूती को देखें, अपनी ज़मीर को देखें, और उसके बाद में यह सोचें कि अगर मुझे दूसरे के लिए कुछ करने का है और मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं उसको अगर खड़ा कर सकता हूँ, तो अपने लिए क्यों नहीं, मैं अपने आप को क्यों नहीं संभाल सकता हूँ। और जिस दिन आपने यह सोच लिया तो उस दिन आप छोटे से छोटे जॉब को ढूंढते हुए बाहर नहीं निकलेंगे। आज लोग इंजीनियरिंग पास करके हमारे पास आते हैं, जब इंटरव्यू के लिए मैं बैठता हूँ तो पूछता हूँ तुम इंजीनियरिंग करके सेल्स की जॉब में क्यों आ रहे हो? तो कहते हैं मुझे पता ही नहीं था कि मैंने इंजीनियरिंग क्यों किया। तो भाई ये तेरे को कब समझ में आया? मुझे 2nd ईयर में समझ में आया। तुमने पापा को तभी बोल के पढ़ाई क्यों नहीं बंद कर दिया? नहीं, क्योंकि पापा की इच्छा थी कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। तो जब पापा की इच्छा थी कि बेटा इंजीनियर बनेगा, बेटा इंजीनियरिंग पढ़ने चला गया, 4 साल टाइम दिया, उसके बाद में 15 से 20 हज़ार की जॉब ढूंढने को जा रहा है, तो पापा की इच्छा यह भी है कि मेरा ज़मीन है, मेरा बेटा इसको बनावे।
यहाँ से उपज निकाले और मेरे से ज़्यादा पैसा कमावे। और यह काम आप अपने घर पे भी रख के कर सकते हो, अपने पापा की इच्छा पूरी कर सकते हो। दोस्तों, आज मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अगर मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो आप कृपया इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और मैं बहुत जल्द इसका पार्ट बी लेकर के आपके सामने में वापस से प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।